चलो एक टॉपिक है स्पेसिफिक, वो कवर कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं लेंगे, थोड़ा एवरेज कर लेंगे। कंपनी लॉ में अपन ने अच्छा खासा खींच लिया। JIGL अपना चैप्टर है, दैट इज रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब इसमें एक टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि इंटरनल एड्स एक्सटर्नल एड है क्या। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बात ये हो रही है कि जब हम किसी भी एक्ट को इंटरप्रेट करते हैं, कोई सेक्शन पढ़ते हैं, कोई एक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें ना बहुत सारी चीजें हमें एज ए हिंट दी गई होती है, जिससे आपको वो एक्ट और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ड्राफ्ट करने वाले को मालूम है कि यार फिर बाद में अगर समझ ही नहीं आया तो क्या मतलब वो लिखने का, तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं उसमें हिंट्स होने चाहिए जिससे आप इंटरप्रिटेशन सही से कर सको। अब एक जो कैटेगरी है उसकी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरनल एड का मतलब विद इन द एक्ट क्या चीजें अवेलेबल है जो आपको हेल्प करती है सही इंटरप्रिटेशन करने में। और दूसरा है एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। एक्सटर्नल एड का मतलब कि आउटसाइड द एक्ट आपके पास क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है जिससे भी इंटरप्रिटेशन और इजी हो सकता है। तो ये एक एक करके हमें देखना है। अब जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। एड का मतलब क्या होता है, हेल्प। ठीक है, तो उस सेंस में वो टर्म यूज किया। सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे टाइटल। टाइटल मतलब एक्ट का नाम। अब जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं इसमें आपको साथ साथ में दिखा देता हूँ। अपन ने बेयर एक्ट देखी थी ना, कंपनी लॉ वाली। अभी ये स्विच नहीं हो पाएगा, एक सेकंड। ये कंटेंट तो आपके पास है ही, ये थियरी में से अपने यूज करते हैं, और साथ साथ में आपको बेयर एक्ट में से दिखा देता हूँ। ये अपन देख रहे थे ना, इसमें से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो थियरी के साथ साथ आपको मैच करवा देता हूँ। इंटरनल एड में सबसे पहला जो पॉइंट बोला दैट इज टाइटल। ये रहा, देखो एक्ट, ये ओरिजिनल एक्ट का ड्राफ्ट है, दिस इज द डॉक्यूमेंट वी नो। टाइटल द कंपनीज एक्ट 2013। टाइटल पढ़ के आपको कुछ समझ आया कि एक्ट में क्या आने वाला है, किस चीज पे बात होगी, दैट इज इंटरनल एड। हेल्प हो गई ना आपकी। अगर मान लो एक एक्ट है जिसका कोई नाम ही नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। दो चार सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे तब जाके कुछ स्टोरी रिलेट होगी कि हाँ शायद ये लग रहा है। लेकिन स्पेसिफिक अगर आपने हेडिंग दिया हुआ है तो इससे क्लैरिटी आ जाती है। टाइटल में थियरी में इन्होंने बोला लॉन्ग टाइटल शॉर्ट टाइटल, वो भी आप देखना। लॉन्ग टाइटल जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो पूरा लिखा हुआ है भाई, राइट टू इंफॉर्मेशन करके पूरा लिखा है, और शॉर्ट में लिख दिया RTI। तो RTI से भी क्लैरिटी आ जाती है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो लॉन्ग टाइटल शॉर्ट टाइटल ऐसा भी होता है, हर एक्ट में जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे कोई शॉर्ट टाइटल जैसा बनेगा नहीं, जो है यही है, बट इससे आपको क्लैरिटी आ गई कि एक्ट में क्या आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंटरनल एड में क्या बोला है, दैट इज कॉल्ड अ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो है ना, वो एक समरी पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अगर एक्ट के टाइटल से क्लैरिटी नहीं आ रही है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, तो उसके बाद वो समरी पैराग्राफ आपकी हेल्प कर सकता है टू नो अबाउट व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रीएम्बल। जरूरी नहीं है कि हर एक्ट में प्रीएम्बल हो, इट डिपेंड्स। अगर रिक्वायर्ड होगा तो रखेंगे, नहीं रिक्वायर्ड होगा तो नहीं भी रखेंगे, इट डिपेंड्स। यहाँ पे ऐसा कभी कोई प्रीएम्बल जैसा नहीं दिख रहा है, बट मीनिंग आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगला कौन सा बोला है। प्रीएम्बल के बाद हेड पॉइंट क्या है, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। ये बोला, ये भी देखो आपके सामने, ये रहा चैप्टर नंबर 1 है, उसका टाइटल प्रिलिमिनरी। तो इससे समझ आएगा कि इसके अंदर क्या आने वाला है। चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। दिस इज टाइटल और हेडिंग ऑफ द चैप्टर, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। फिर जो सेक्शन नंबर है उसका भी एक टाइटल होता है, सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। आइडिया आया कि सेक्शन 3 में क्या आने वाला है। तो ये सब चीजें आपको इंटरप्रिटेशन में हेल्प करती है, वैसे बोला है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो कंपनी लॉ में देख रहे थे चैप्टर 3 PAS पार्ट 1 पब्लिक ऑफर, सेक्शन 32 31 ये सब पढ़ा। पार्ट 2 प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 42 सब चीजें हैं। हाँ, अगला पॉइंट कौन सा बोला आपने, मार्जिनल नोट्स। ये बता देता हूँ, मार्जिनल नोट्स का बेस्ट एग्जांपल मिलेगा अमेंडमेंट एक्ट में। 2-3 डॉक्यूमेंट शफल करते रहना पड़ेगा, बट आपको एग्जांपल लाइन दे रहा हूँ कि हाँ ये होता है। ये दिख रहा है आपको साइड पे,
मार्जिनल नोट्स का बेसिक मीनिंग ये है कि अभी जैसे आप भी पढ़ रहे हो तो आप अपने नोट्स में कुछ हैंड रिटन आजू बाजू लिख देते हो जिससे आपको नेक्स्ट टाइम क्लैरिटी रहे, रिकॉल हो जाए। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है मार्जिनल नोट्स का। अब देखो ये जो दिख रहा है राइट मार्जिन में, ये यहाँ कुछ दिख रहा है लेफ्ट मार्जिन में, और भी लिखा था ना। देखो ये सब क्या है, ये नोट्स है। अब प्रोविजन तो लिखा है बट साइड पे लिख दिया सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू सेक्शन फॉर सेक्शन 87। तो पुराना सेक्शन 87 जो था ना उसके बदले ये नया आ गया है। क्या ये पढ़ के आपको कुछ समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे क्या आने वाला है, हिंट मिला एक। तो ये मार्जिन है ना दोनों साइड पे, तो यहाँ पे जो चीजें इस तरीके से प्रेजेंट की जाती है उसको बोलते हैं मार्जिनल नोट्स। ये भी आपको क्लैरिटी देते हैं। अब ये बात अगर यहाँ नहीं लिखी होती तो आपको ये पढ़ने के बाद अगर बात समझ आ जाती तो ठीक है, शायद नहीं भी आती, बट इस वजह से ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो गया। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल नोट्स। ये इसका मेन कंसेप्ट है। और आप अपने नोट्स में भी जो आजू बाजू लिखते हो वो यही होता है कि नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे, कितने स्टूडेंट्स ना मैं देखता हूँ नोट्स में कुछ भी नहीं लिखते, बिल्कुल कोरे, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ना नई की नई बुक रहती है। बट क्या होता है फिर नेक्स्ट टाइम जब घर पे पढ़ते हो, अब ये चैप्टर अब 1 महीने बाद उठाओगे, कुछ याद ही नहीं आएगा कि भाई क्या पढ़ाया था सर ने, क्योंकि कंटेंट तो पूरा है लेकिन अपने हाथ से अंडरलाइन किया हुआ, साइड पे नोट डाउन किया हुआ, कुछ सर्कल किया हुआ, लिखा हुआ, उससे आपको याद आता है क्या तब मैं बैठा ना ये सोच रहा था, सर ने ये एग्जांपल दिया था मैंने ये लिखा, तो रिकॉल होता है। लेकिन आप नोट्स में कुछ भी अगर नहीं प्रेजेंट कर रहे हो, वो बोले नहीं कि नहीं रहनी चाहिए, अरे क्या करना है उसको बिगाड़ो ना पूरा, दी इसलिए जितना हो सकता है यूज करो। मेरी तो पूरी बुक में आजू बाजू मार्जिन नोट्स भरे हुए होते हैं, क्योंकि मैं ना पहली बार जब पढ़ता हूँ तो पूरी लैंग्वेज रीड करता हूँ बट अपने पॉइंट्स या क्रक्स बना देता हूँ, वही लिख देता हूँ साइड पे, और फिर नेक्स्ट टाइम मैं वो क्रक्स ही पढ़ता हूँ, क्योंकि वो पढ़ते ही मुझे वो पॉइंट याद आ जाता है कि तब मैं ये सोच के लिख रहा था, तो रिकॉल करना बहुत ईजी हो जाता है। तो वो होना चाहिए, दैट इज मार्जिनल नोट्स। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। चलो इसका भी एग्जांपल लेते हैं। So ये सब डेफिनेशन में आता है, ये सब वो पॉइंट टाइटल प्रीएम्बल उसका पूछते हैं एग्जाम। हाँ ये पूरा आंसर पूछते हैं, एक्सप्लेन द एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, एनी 6 पॉइंट्स, ऐसा भी पूछ लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसमें ज्यादा घुमाते नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं और काफी बार पूछा हुआ है। क्या बोला पॉइंट, एक बार रिपीट करना। इंटरप्रिटेशन वाला, हाँ। इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है ना वो डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। उसमें आपको उन्होंने बताया हुआ है किसी भी चीज को अगर डिफाइन करना हो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, वो साथ साथ में रहता है। मैं एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हो तो नॉवेल में क्या होता है ना, ऑथर्स नए नए वर्ड्स यूज करते हैं, क्योंकि एक इंटेंशन वो भी होता है कि पढ़ने वाले की वोकेबुलरी बढ़नी चाहिए। अब कोई नया वर्ड जो ऑथर ने यूज किया है जो है डिक्शनरी वर्ड, बट ही नोज कि ये कॉमन लैंग्वेज में यूज नहीं होता है, अब मेरी वजह से यूज होगा, लोग जानेंगे इस वर्ड को, तो वो क्या करेगा ना उस वर्ड पे स्टार मार्क, फिर पेज के नीचे वो स्टार मार्क का मीनिंग, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अपनी बुक में भी ऐसा अपन यूज करते हैं, दैट इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो सिंपल कंसेप्ट तो वही है, उसकी लैंग्वेज देख लो साथ में। मैं इसमें आपको कुछ उसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। सेक्शन नंबर मुझे ध्यान है 20, इसमें पेजेस स्क्रॉल करना थोड़ा मुसीबत है। नहीं इसमें तो नहीं है, पर मीनिंग वही निकलेगा। इंटरप्रिटेशन क्लॉज मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना। हाँ वो ऑर्डेंस वाला, हाँ एग्जैक्टली वही, हाँ उसमें जो लिखा है ना वही। और नेक्स्ट पॉइंट प्रोविजो। प्रोविजो अभी स्किप करो, उसके बाद इलस्ट्रेशंस। ये आपको पता है, अपन ने नोट्स में कितनी जगह देखा, बॉक्स में इलस्ट्रेशन रखा है, एग्जांपल रखा है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो थियरी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इलस्ट्रेशन पढ़ते तुरंत क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये बोलना चाह रहे, तो वो तो हेल्प ही कर रहा है ना इंटरप्रिटेशन में वैसा। और एक्सप्लेनेशन, हाँ वही बता देता हूँ। सेक्शन नंबर 20 है। जैसे एक्सप्लेनेशन में देखो उसका अप्रोच ऐसा है कि हम जब कोई सेक्शन एक्सप्लेन करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई चीज है जो मुझे और क्लैरिफाई करनी है, जो मेन पॉइंट पढ़ के शायद डाइसी रह जाएगा क्या होगा,
तो सेक्शन के एंड में हम एक्सप्लेनेशन में वो सिचुएशन को क्लैरिफाई कर देते हैं। एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ, देख लो। कंपनी लॉ में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 20। दिस इज रिलेटेड टू सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भेजना, जैसे आरओसी कोई डॉक्यूमेंट आपकी कंपनी में भेज रहा है वैसे। अब बोला अ डॉक्यूमेंट मे बी सर्व्ड अपॉन अ कंपनी और एन ऑफिसर देयरऑफ by sending it to the company or the officer at the registered office of the company by registered post or by speed post or by courier service or by leaving at its registered office or by means of such electronic or other mode as may be prescribed। मतलब इनमें से कोई भी तरीके से डॉक्यूमेंट कंपनी तक पहुंचाया जा सकता है। अब सेक्शन जब खत्म होगा, ये प्रोविजो है और वो पॉइंट अभी बाकी है, फिर सब सेक्शन 2 में उन्होंने कुछ बात एक्सप्लेन की। फिर लास्ट में देखो, जब सेक्शन यहाँ खत्म हुआ ना, तो उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म कोरियर मीन्स अ पर्सन और एजेंसी विच डिलीवर्स द डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ इट्स डिलीवरी। कोरियर वर्ड बार बार यूज हुआ यहाँ पे कि आप कोरियर कर सकते हो, ये रहा कोरियर सर्विस। सब सेक्शन 2 में भी होगा शायद, यहाँ पे भी है। अब ये कोरियर वर्ड के बारे में उनको एक क्लैरिफिकेशन देना था कि कोरियर का एग्जैक्ट मतलब क्या। तो बोला कोरियर का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन या एजेंसी जो आपका डॉक्यूमेंट डिलीवर करे और उसका प्रूफ प्रोवाइड करे, चालान या रिसीट या एक्नॉलेजमेंट, जिससे क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में ये डिलीवरी हुई है, तो उसको हम कोरियर सर्विस मानेंगे वैसा। तो ऐसे एक्सप्लेनेशंस ना हर सेक्शन में लास्ट में कहीं ना कहीं होते हैं जहां रिक्वायर्ड होते हैं। अब सोचो, ये सेक्शन जब लिख रहे थे, ये लाइन चल रही थी, या कोरियर सर्विस वर्ड आया, यही बीच में ब्रैकेट में उतनी बात समझाने बैठ गए, कोरियर सर्विस का मतलब ये। तो सेक्शन पढ़ने की कंटिन्यूटी नहीं बनेगी ना। सेंटेंस के बीच में एक्सप्लेनेशन डाल दोगे तो सेंटेंस कहाँ जाएगा? बोले पूरा कंप्लीट कर लो, उस वर्ड को नीचे समझा दो कि एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। अब एक्सप्लेनेशन एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो एक ही सेक्शन में अगर मल्टीपल चीजें एक्सप्लेन करनी है तो फिर यहाँ लिखा होता है एक्सप्लेनेशन नंबर 1, फिर लिखा होता है एक्सप्लेनेशन नंबर 2, 3, 4, चलता रहता है। जितनी जरूरत हो उतना आप यूज कर सकते हो। तो ये प्रेजेंटेशन है कि एक्सप्लेनेशन कैसे काम करते हैं। देखो ये रहा 23 पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट। अपन ने अभी पढ़ा कंपनी लॉ में, बोला टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस हियर इन रिफर्ड टू एज पब्लिक ऑफर। फिर देखो यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर पब्लिक ऑफर इंक्लूड्स इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब पहले यहाँ पे बोला कि आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू पैसे मंगवा सकते हो, शॉर्ट में इसको बोलेंगे पब्लिक ऑफर। फिर उनको ये क्लियर करना था कि व्हाट इज पब्लिक ऑफर, उसमें आईपीओ भी आता है, एफपीओ भी आता है, तो नीचे एक्सप्लेनेशन डाल दिया। दिस इज द प्रेजेंटेशन। क्लियर ही पता चला? देखो ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज का भी यूज हो रहा है, वो नहीं छोटा सा 1, 2 लिख के। अब इस पेज पे ना आपको दिखेगा 1, 2, 3, ये रहा देखो। तो अब इस 1 का क्या मतलब है? पेज के नीचे लिखा है कि ये सब्स्टिट्यूट किया, वो डिलीट किया, ये रिप्लेस किया, इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगा वैसा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये आपको रेफरेंस पॉइंट दे दिया। ये जो टॉपिक है लिखा कंपनी में बाय राइटिंग अंडर इट्स कॉमन सील इफ एनी। अब इसके बारे में हमको कोई बात क्लैरिफाई करनी थी तो इसको दिया नंबर 1, इंटरप्रिटेशन क्लॉज ही बोल सकते हो उसको। और फिर नीचे बता दिया कि 1 का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूटेड बाय एक्ट 21 ऑफ 2015 फॉर अंडर इट्स कॉमन सील। पहले लिखा था अंडर इट्स कॉमन सील, अब लिखा है अंडर इट्स कॉमन सील इफ एनी। पॉइंट ये है कि कंपनी का ठप्पा होता है रबर स्टैंप। पहले ना कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पे वो स्टैंप लगाना जरूरी होता था, जिसको बोलते हैं कॉमन सील ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम लिखा होगा वैसा सब। अब नए लॉ में उन्होंने ये चीज हटा दी फ्रॉम 2015, बोला कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है, रबर स्टैंप इज अ फॉर्मेलिटी। अब क्या होता है ना, कंपनी कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट अपने 5000 शेयर होल्डर्स को भेज रही है तो स्टैंपिंग चलता था पोस्ट ऑफिस की तरह, वो इंक पैड लो ठप्पा मारो फटाफट। अब 5000 डॉक्यूमेंट में ठप्पा मार के क्या मतलब है? सीधा सीधा कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट हुआ है ना, प्रिंट करो, पैक करो, पोस्ट कर दो। अभी ठप्पा लगाने की फॉर्मेलिटी में टाइम कितना वेस्ट होता है। तो इन्होंने ऑप्शनल कर दिया अंडर कॉमन सील इफ एनी। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आया समझ में? क्लियर हुआ? ये पॉइंट है। चलो अगला पॉइंट कौन सा बोला? Exceptions and saving clause. एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज। और इसके पहले कौन सा था? स्केड्यूल। हाँ, जो स्केड्यूल बाकी था वो देखते हैं। ये आपको मिलेगा एकदम एक्ट के लास्ट में। वो सेवन शेड्यूल वाला। हाँ, 7 स्केड्यूल्स वाला बता ही देता हूँ मैं। देखो ये शेड्यूल 5 जैसे आया, शेड्यूल 7 बता देता हूँ। आप लोगों ने वो डब्ल्यूटी में CSR के बारे में पढ़ा था ना, तभी मैंने बोला था सेम चीज है।
ये शेड्यूल 6, शेड्यूल 7। शेड्यूल इज अ लिस्ट। अब जैसे सेक्शन नंबर है 135, ये अपना CSR का सेक्शन है। अब सेक्शन 135 में वो समझा रहे हैं कि CSR एक्टिविटी क्या होती है। तो उसमें उन्होंने बोला कि CSR एक्टिविटी आप कर सकते हो, उसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस रहेंगे कि कौन सी एक्टिविटी को CSR मानेंगे। अब सेक्शन के बीच में एक्टिविटीज को लिस्ट करना शुरू कर दे तो अगेन प्रेजेंटेशन खराब होता है। तो वहां उन्होंने ऐसा लिखा है कि ऑल द एक्टिविटीज विच आर शेड्यूल्ड इन शेड्यूल नंबर 7 आर एलिजिबल फॉर CSR प्रोजेक्ट। अब शेड्यूल नंबर 7 जाके देख लो कौन कौन सी एक्टिविटीज लिस्टेड है। ये रही लिस्ट, एक्ट के एंड में लिख दिया लास्ट पेज पे जाके। सो एक रेफरेंस पॉइंट देके छोड़ दिया कि वो लिस्ट में जाके देख लो। तो हर चीज को सेक्शन के बीच में लिस्ट करने जाएंगे तो प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। और एक एग्जांपल चाहिए तो चाइल्ड लेबर एक्ट का एग्जांपल ले सकते हो, जो आपके लेबर लॉ का पार्ट है। चाइल्ड लेबर एक्ट में उन्होंने ये बताया हुआ है कि कौन सी एज का पर्सन कौन सी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। 0 to 14, 15 to 17, एडोलसेंट 18 अबव एडल्ट। तो एडोलसेंट के लिए एक शेड्यूल है, उसमें बोला है कि वो ये फैक्ट्री में काम कर सकता है और इसमें नहीं कर सकता। तो वो शेड्यूल सेक्शन के बीच में लिख देंगे तो 10 पेज की लिस्ट है वो। तो उसमें लिखा है कि रेफर शेड्यूल नंबर 2 सपोज। तो एक्ट के लास्ट में आप शेड्यूल 2 में जाके देख लो, उसके टाइटल में ये बात लिखी होगी कि हाँ भाई ये शेड्यूल किस चीज का है, आपको रेफरेंस मिल जाएगा वैसा। चलो, तो ये हो गया पॉइंट। और कौन सा था? एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज। और बीच में एक प्रोविजो छोड़ा है अपन ने। चलो, अब ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे बात करते हैं। मैं एग्जांपल भी दे दूंगा और जनरल बात करेंगे, जितना हो सकता है उसको इजी बनाएंगे। ये जो डेफिनेशंस आ गई, अभी जो चल रहा था ना सेक्शन नंबर 20, उसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, पहले जनरल पॉइंट पे जाते हैं, फिर इसको टेक्निकली रिलेट करेंगे। 2 पॉइंट्स हैं, एक बोला है प्रोविजो और एक बोला है एक्सेप्शन, या फिर दूसरा नाम है सेविंग क्लॉज। लोगों को कंफ्यूजन रहता है इसमें, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। प्रोविजो जो भी होगा ना, आपको लॉ में एक स्टेटमेंट ऐसा दिखेगा, प्रोवाइडेड दैट, इससे स्टार्ट होता है, दैट इज अ प्रोविजो। हिंट दे रहा हूँ। फिर कितनी बार ना लिखा होता है हाउएवर, फिर करके कुछ लिखा होता है। तो अगर प्रोवाइडेड दैट या हाउएवर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सेक्शन के बाद, तो दैट इज अ प्रोविजो। और इसका मीनिंग क्या है उसके ऊपर चलते हैं। जो उन्होंने लैंग्वेज दी है ना, एक बार वो लैंग्वेज रीड करो। प्रोविजो की लैंग्वेज क्या है, जोर से पढ़ो एक बार। As a general rule, a proviso is added to an enactment to qualify or create an exception to what is in the enactment. Or ordinarily, a proviso is not interpreted as stating a general rule. ठीक है, और एक्सेप्शन और सेविंग क्लॉज वाला जो पॉइंट है ना, उसकी भी लैंग्वेज पढ़ो। The purpose of adding an exception to an enactment is exempting something which would otherwise fall within the ambit of main provision. ठीक है, ये दोनों सेंटेंस एक बार लैंग्वेज पढ़ी। अब एग्जांपल पे आते हैं, देखो कैसे इन दोनों में डिफरेंस, क्योंकि एक जैसा लगता है, दोनों पॉइंट पढ़ते हैं ना तो लगता है प्रोविजो में और एक्सेप्शन में क्या फर्क है, एक ही तो बात हो गई, बट ऐसा है नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको आपके स्कूल लेवल का देता हूँ, जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। 2 चीजें होती है, एक है स्कूल टाइम में आपको ध्यान होगा कि यार होमवर्क करके जाने वाला एक बर्डन रहता है, मैथ्स के सम्स का होमवर्क रहता है, कुछ ना कुछ लैंग्वेज में कुछ लिख के जाना है आपको, वो समानार्थी विरोधी सॉल्व करके जाना है, कुछ ना कुछ स्कूल वाले पकड़ा देते थे। इंग्लिश में है तो ये स्टोरी रीड करके आनी है, फिर इसमें से क्वेश्चंस पूछेंगे, वो सब चल रहा है। अब होमवर्क ना करने के आपके पास बहुत सारे रीजन होते हैं। पहली बात तो मन नहीं कर रहा होता, क्या घर जाके पढ़ाई करो, स्कूल में पढ़ाई करो, तो मैं पढ़ नहीं रहे। अब क्या है ना, सुबह सुबह पहला ही लेक्चर मैथ्स का होता है, तो दिन की शुरुआत ही खराब होती है, क्योंकि एक तो मैथ्स ऊपर से जा रहा है, ऊपर से कल का होमवर्क था। अब जब क्लास में नहीं समझ आ रहा तो घर पे क्या समझ आएगा अकेले बैठ के, तो ना यहाँ पल्ले पड़ रहा है ना घर पे कुछ हो रहा है, तो होमवर्क भी किया हुआ नहीं। अब सुबह सुबह आप जुगाड़ ढूंढ रहे होते हैं, यार बचे कैसे इससे, क्योंकि होमवर्क चेक होगा, अपनी नोटबुक तो खाली है, पकड़े जाएंगे तो पनिशमेंट होगी, ठीक है, तो इससे बचने का कोई सॉल्यूशन है क्या, तो अपने कुछ रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। अब देखो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है स्कूल में, क्या वो ऑप्शनल होता है या कंपलसरी होता है? ऑप्शनल होता है, कितनी अच्छी होती लाइफ, ठीक है, और फिर अभी हालत खराब हो जाती है, तो आपको गिनना ही नहीं आता। वैसे तो ऑप्शनल होना नहीं चाहिए था, बट तब अगर ऑप्शनल होता तो प्रॉब्लम नहीं था। बट मैथ्स इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट जो आपको अटेंड करना ही करना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है।
बट होमवर्क ना करना और उस लेक्चर से बचने का जुगाड़ ढूंढने में आप लगे हो। तो जुगाड़ में अपने क्या करते थे, जो पीटी सर होते हैं स्पोर्ट्स वाले, उनको बताते थे, बोले सर कोई स्पोर्ट्स में कुछ चल रहा है, स्कूल में कोई टूर्नामेंट आने वाला है, कुछ है, तो बोले हाँ वॉलीबॉल का टूर्नामेंट है, खेलेगा? बोले सर सीख लूंगा, मैथ से तो इजी होगा। ठीक है, हाँ तो मैं सीख लूंगा, मुझे इंटरेस्ट है। बोले वॉलीबॉल में इंटरेस्ट है कि मैथ्स में नहीं है? बोले सर मैथ्स में नहीं है इसलिए वॉलीबॉल में है। ठीक है, तो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा अपने को, वैसा है। अब आपने वॉलीबॉल की टीम या बास्केटबॉल की टीम में नाम लिखवा दिया, जबकि आपको कुछ नहीं आता है उसमें, पर बोले इससे तो बेटर है कुछ तो सीख लूंगा, खेलना कूदना है तो दिमाग नहीं लगाना अपने, वो खेल लेंगे। तो अब पीटी वाले सर, गेम्स वाले सर से सेटिंग होगी। अब उनको बोल दिया सर देखो पहला लेक्चर मैथ्स का होता है, अटेंड करना नहीं है, आप है ना लिस्ट भेज देना प्यून के साथ, फर्स्ट लेक्चर शुरू होते ही, और हमारा नाम डाल देना, क्लास से बाहर निकाल लेना, बस कुछ भी हो जाए। समझ आ गई? अब क्या होता है, जैसे क्लास शुरू होती है ना, वो अटेंडेंस हुई, पहले वो प्यून आ जाता है, बोले ये लोगों को स्पोर्ट्स वाले सर ने बुलाया है। अब वो एकदम है ना, एकदम शान से जा रहे हैं, सर ने बुलाया हमको स्पेशल है, जो 4-5 लोगों को बुलाया, बाकी क्लास उनको देख रही है। अच्छा, जो बाकी लोग होमवर्क करके नहीं आए, जिनके लिए सेटिंग नहीं की है, अब उनको रियलाइज हो रहा है कि हम लेट हो गए, हमें भी सेटिंग कर लेनी चाहिए थी। बट देखो यही चीजें होती है ना, आपको स्मार्ट बनना पड़ता है खुद ही। अब जिन्होंने सेटिंग कर ली वो एकदम शान से निकले, उनकी शक्ल से सबको पता है कि होमवर्क करके नहीं आते, लेकिन आज इनको कोई कुछ बोल नहीं पाएगा क्योंकि क्लास में है ही नहीं। बात समझ आई? अब देखो पॉइंट ये है कि मैथ्स का लेक्चर अटेंड करना जरूरी तो था, कंपलसरी था, बट क्लास टीचर ने आपको स्पेशली परमिट किया, एग्जेम्प्ट कर दिया कि चलो ठीक है आप नहीं अटेंड करोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, जस्ट बिकॉज आपका नाम स्पोर्ट्स में लिखवाया हुआ है आपने और आपको प्रैक्टिस के लिए जाना है, तो मैं स्पेशल परमिशन दे रही हूँ, अलाउ कर रही हूँ, बट अदरवाइज दिस लेक्चर वाज कंपलसरी फॉर यू। बात समझ आई? ये एक सिचुएशन है, आपको एग्जेम्पशन दे दिया। दूसरी सिचुएशन लेते हैं, एक वो लैंग्वेज सब्जेक्ट में ऑप्शन आता है, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, ये सब में। तो सपोज ये एक होता है कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन, तो उसमें भी लोग क्या शॉर्टकट, फिजिकल एजुकेशन में क्या करना है, योगा करना है, ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में बताना है। एग्जाम में पूछते हैं कि वो वॉलीबॉल का कोर्ट कितने साइज का होता है, योगा में कौन कौन से आसन होते हैं, फिर फोटो देख के पहचानना होता है ये आसन कौन सा वाला होता है। अपने लिए सबसे मस्त होता है शवासन, है ना, योगा में बेस्ट आसन हुई है, सीधा लेट जाओ, कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं है। तो ये सब चीजें होती है, तो लोग कंप्यूटर छोड़ के फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं कि कंप्यूटर में C++, जावा और ये सब में कौन दिमाग लगाएगा, प्रोग्रामिंग ये वो करके, अपने को आगे इस लाइन में जाना ही नहीं है, नहीं लिया। अब पॉइंट ये है कि आपने फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है और कंप्यूटर का लेक्चर है टाइम टेबल में, तो उस लेक्चर में टीचर आपको वो लेक्चर कंपलसरी अटेंड करने के लिए बोल सकते हैं क्या? सबको बिठा दिया, आज कोई नहीं जाएगा क्लास से बाहर, सब कंप्यूटर अटेंड करेंगे। आपने बोला मैम हमारा तो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट लिया ही नहीं है, बोले नहीं फिर भी अटेंड करना पड़ेगा। वो फोर्स कर सकते हैं आपको? आप भी बोलोगे जो करना है कर लो, नहीं अटेंड करूंगा, जाओ प्रिंसिपल को बुलाओ, ये बोलते हो ना हर बात में, प्रिंसिपल को बुलाओगे, बुला के लेके आओ, मैं देखता हूँ कैसे अटेंड करवाओगे, जब सब्जेक्ट ही नहीं लिया तो क्यों अटेंड करूंगा। तो क्लास में 50 लोग हैं, अगर मान लो 30 लोगों ने कंप्यूटर ऑप्ट किया है, बाकी 20 ने तो नहीं किया ना, तो क्या बाकी 20 पे वो रूल लगाया जा सकता है कि आपको अटेंड करना ही पड़ेगा? फिर टीचर बोल रहे जाओ आपको एग्जेम्प्ट किया, मत अटेंड करो चलेगा, आप बोल रहे हो वैसे भी अटेंड नहीं करना है, मत अटेंड करो चलेगा, मतलब क्या हुआ? ऐसा थोड़ी ना है कि आप हमें अलाउ कर रहे हो कि हम अटेंड ना करें तो इट इज ओके, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, हम अटेंड करने के लिए लायबल ही नहीं। बात समझ आ रही है? अब ये दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस है। मैथ्स का लेक्चर आप अटेंड करने के लिए लायबल थे, लेकिन टीचर ने आपको अलाउ कर दिया कि चलो जाओ कोई बात नहीं। अच्छा उल्टा भी हो जाता है ना कभी कभी, स्पोर्ट्स सर वाली सेटिंग भी बिगड़ जाती है। सुबह सुबह अगर टीचर का मूड खराब है, आपके वो तुरंत नाम आ गए, और हर बार ये होता है जैसे लेक्चर स्टार्ट कर रही है ना, वो प्यून आ जाता है, मैम ये 5 स्टूडेंट्स को सर ने बुलाया, उस दिन गुस्से में, आज किसी को नहीं भेजने वाली, जाके ना बोल दो, लेक्चर के बाद बात करेंगे। बोले यार ये तो पूरा प्लानिंग ही फ्लॉप हो गया, होमवर्क तो अपन ने किया नहीं था, अपने तो प्रिपेयर थे। अब बोले लाओ पहले होमवर्क दिखाओ, इन लोग की रोज रोज की स्कीम है, पढ़ के आते नहीं फिर स्पोर्ट्स में निकल जाते हैं। अब पहले बोले नोटबुक दिखाओ फिर जाओ, गेम खत्म। बोले नहीं नहीं मैम वॉलीबॉल अब इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, मैथ्स अच्छा लग रहा है, आजा पढ़ा दो, ठीक है। अब मूड चेंज हो गया क्योंकि होमवर्क तो किया नहीं है। समझ आ रही बात? तो दोनों में फर्क है। एक जगह आप पे रूल एप्लीकेबल था कि मैथ्स तो अटेंड करना होता है, बट आपको अलाउ कर दिया, तो दैट वाज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द टीचर कि अलाउ करना है कि नहीं करना है। लेकिन कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन में आपको फोर्स ही नहीं कर सकते कि कंप्यूटर वाला रूल आप पे लगता ही नहीं है, तो एग्जेम्प्ट करने वाली तो बात ही नहीं हुई ना। बात समझ आ रही? अब प्रोविजो में और सेविंग क्लॉज में यही डिफरेंस है। ये जो प्रोविजो है ना, वो आपका वो कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन वाला एग्जांपल कि भाई जो जनरल प्रोविजन है कि कंप्यूटर का लेक्चर अटेंड करना है, वो जनरल प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल ही नहीं है, तो फिर एक्सेप्शन की तो वो बात ही नहीं हुई ना, आप पे अप्लाई नहीं हो सकता वो। और ये जो है एक्सेप्शन सेविंग क्लॉज वाला, वो आपका मैथ्स वाला एग्जांपल हो गया कि वैसे तो आपके ऊपर रूल एप्लीकेबल है, बट आपको परमिशन दे दी, परमिट कर दिया कि भाई ठीक है जाओ, इसको हम बोल रहे हैं एग्जेम्प्ट कर देना, कि जो कानून आप पे लगता है
बोला मत फॉलो करो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, दैट इज एग्जेम्पशन। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, अगर आपको एग्जांपल ऐसे जनरली ध्यान रखना है। अब आप वापस से वो दोनों पॉइंट्स प्रोविजो और एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज की लैंग्वेज एक बार खुद से रीड कर लो। मैं आपको फिर अपनी थियरी में बता देता हूं। A proviso is added to an enactment to qualify or create an exception to what is in the enactment. A proviso is not interpreted as stating a general rule. ये general rule नहीं है, general rule के अलावा कुछ है, इसलिए तो उसको exception में however में लिखते हैं। दूसरा, exception in saving clause. The purpose of adding an exception to an enactment is exempting something which would otherwise fall within the ambit of the main provision. मतलब जो चीज वैसे मेन प्रोविजन का हिस्सा है उसको हिस्सा होते हुए भी अलाउ कर दिया कि चल ठीक है तो रूल मत फॉलो करना, कोई बात नहीं। जैसे मैथ्स का होमवर्क सबको दिया था, सबके लिए कंपलसरी था, जस्ट बिकॉज आप स्पोर्ट्स खेल रहे थे आपको एग्जेम्प्ट कर दिया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आप कोई एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट कोई प्ले में कोई शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, तो स्कूल वाले अलाउ करते हैं ना कि यार ठीक है चलो होमवर्क नहीं करेगा चलेगा, क्लास अटेंड नहीं करेगा चलेगा। तो वैसे क्लास अटेंड करना कंपलसरी था, बट आपको स्पेशल प्रिविलेज दिया कि आप मत अटेंड करना, ठीक है, तो वो फिर एक्सेप्शन में आ गया, ऐसी बात है। अब देख लो कुछ समझ में आया होगा क्या चल रहा है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाद में आपको कोई बार बार ये चीज कहीं समझानी नहीं है, ये तो सिर्फ आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, फिर कंफ्यूजन में मत रहना। अब देख लो ये अपना सेक्शन 20 था, उसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट, ये प्रोविजो है, provided that where securities are held with a depository, the records of the beneficial ownership may be served by such depository on the company by means of electronic or other mode. Normal section में ऐसे बोला था कि a document may be served on a company or an officer thereof by sending it to the company or officer at the registered office of the company. मतलब document तो कोई भी सर्व कर सकता है, कैसे भी सर्व कर सकता है, आरओसी कर सकती है, सेबी कर सकती है, इस तरीके से करना है। बट फिर बोला कि अगर किसी कंपनी की सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में है, डिपॉजिटरीज के पास है, तो डिपॉजिटरी भी कोई क्लैरिफिकेशन के लिए नोटिस कंपनी को इशू कर सकता है। तो ये स्पेसिफिक सिचुएशन हो गई जिसको उन्होंने अलग से रखा, दैट इज प्रोवाइडेड दैट। ये भी मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या बोला था कि इनमें से कोई भी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट डिलीवर कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट में बोला अ मेंबर, मतलब जो कंपनी का शेयर होल्डर है, ही मे रिक्वेस्ट फॉर डिलीवरी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट थ्रू अ पर्टिकुलर मोड फॉर विच ही शैल पे सच फीस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कंपनी इन इट्स एजीएम। अब कंपनी ने डिसाइड किया सबको लेटर भेज देंगे, लेकिन एज अ शेयर होल्डर आपने रिक्वेस्ट किया या सबको ईमेल भेज देंगे। आपने बोला नहीं ईमेल नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल कॉपी ही चाहिए मेरे घर पे, स्पेसिफिक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो कंपनी ने बोला भाई फिर इसका प्रिंटिंग का और पोस्टेज का चार्ज आपको देना पड़ेगा 50 रुपीज। बोले मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि बाकी सबको आप ईमेल करते हो करो, मुझे फिजिकल डॉक्यूमेंट चाहिए और उसके लिए जो फीस है मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा हो सकता है। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट देन द नॉर्मल मोड। सब ईमेल पे खुश है, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो चीज भी की जा सकती है, वैसा हो गया। तो ये एक्सेप्शन हो गया। ऐसे आपको बहुत सारे सेक्शन में मिल जाएंगे प्रोवाइडेड दैट, और कंपनी लॉ की बुक में तो 50 जगह मिलने वाला है, तो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट वहां पे कवर हो जाएगा। बोलो कोई कंफ्यूजन? तो ये आपका इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के 10 पॉइंट्स मैंने कंप्लीट कराए। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं वेटेज के हिसाब से। 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट्स पूछ लिए, 6 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट्स। और कितनी बार वो लोग अच्छा करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, राइट एनी 6 पॉइंट्स। तो अगर स्पेसिफिक बोला है तो आपको पता है मेरे को 10 में से 6 ही लिखने हैं। अब एक आध एक्स्ट्रा लिख सकते हो अगर आप कोई श्योर नहीं है, कुछ रॉन्ग हो जाए, बट बाकी पूरे 10 कोट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और कुछ बोला नहीं है तो फिर आपको सारे पॉइंट्स कोट करने चाहिए। हाँ ये कर सकते हो कि अगर लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है तो हर एक पॉइंट के एक्सप्लेनेशन की लैंग्वेज को कट शॉर्ट कर लो। मतलब जैसे ये पॉइंट समझा रहा है ना टाइटल वाला, ये तो इसी चीज को आप 2 लाइन में समझा दो, वर्ड्स कम कर लो लेकिन बात कवर अप कर लो, क्योंकि फिर पूरा लिखने जाओगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो समराइज करके लिख सकते हो, तो फिर आप सारे पॉइंट्स कोट करने की ट्राई करो तो अच्छा है वैसा है। बट बोला हो स्पेसिफिक के इतने लिखने हैं तो फिर टेंशन है ही नहीं। चलो नेक्स्ट देखें, इसका सेकंड हाफ देख लेते हैं, एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये और छोटा आंसर है। एक्सटर्नल एड मतलब ये चीजें आपको एक्ट के अंदर लिखी हुई नहीं मिलेंगी, बाहर से आप हेल्प ले सकते हो किसी कानून को समझने के लिए। सबसे पहला पॉइंट बोला पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का मतलब ये है कि कोई भी कानून जब बनाया गया होगा
पास हुआ होगा, तो वो लोकसभा राज्यसभा में आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, फिर वोटिंग हुई होगी, सजेशंस दिए गए होंगे, तो फिर एक्ट पास हुआ होगा। तो पास होने के बाद इन फ्यूचर कोई कंफ्यूजन हो उसके इंटेंशंस को लेके, तो हम पार्लियामेंट की वो हिस्ट्री भी जाके चेक कर सकते हैं कि तब क्या ऑब्जेक्टिव दिया था गवर्नमेंट ने और किस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे एक्ट पास करवाया था, टू नो द इंटेंशन। आरटीआई के थ्रू पार्लियामेंट के आर्काइव्स होते हैं। आर्काइव्स का मतलब पार्लियामेंट में जो डिस्कशंस हुए होते हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड के तौर पे स्टोर किए जाते हैं, जैसे मिनट्स ऑफ अ मीटिंग होता है, स्टोर किए जाते हैं। तो आप 50 साल पुराने आर्काइव्स निकाल के देख सकते हो कि उस दिन के पार्लियामेंट्री सेशन में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे उसमें गवर्नमेंट ने क्या बात बोली थी और सामने ऑपोजिशन ने क्या बात बोली थी और किस बेसिस पे फाइनली एक्ट पास करने का प्रपोजल रखा था, वो सब अवेलेबल होता है। वैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, हिस्ट्री में क्या हो चुका है जिसके बेसिस पे कानून बनाया गया था, उस टाइप की बातें हो सकती है। रेफरेंस टू रिपोर्ट ऑफ कमिटी, आपको जे ईरानी कमेटी याद है ना? हाँ, आज तो आपको याद ही होगी। तो जे ईरानी कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे कंपनी लॉ में प्रोविजंस ऐड हुए। अब उन्हीं प्रोविजंस को लेके कोई कंफ्यूजन हो तो वापस रिपोर्ट रिफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रेफरेंस टू अदर स्टैच्यूज, इसमें टर्म यूज किया पेरीमेट्रिया, ये आपके डबल में था लीगल टर्म्स में। पेरीमेट्रिया मतलब सेम मटेरियल, पेरी मतलब सेम, मेट्रिया मतलब मटेरियल। तो पेरीमेट्रिया वाला जो पॉइंट है उसमें ये बोला हुआ है रेफरेंस टू अदर स्टैच्यूज में कि अगर एक ही जैसे सब्जेक्ट पे मल्टीपल एक्ट्स बने हुए हैं तो आप एक एक्ट के पॉइंट को क्लियर करने के लिए दूसरे एक्ट का रेफरेंस भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एक ही जैसे सब्जेक्ट पे मल्टीपल लॉज है, पेरीमेट्रिया सेम मटेरियल चलेगा। मतलब कितनी बार होता है इंडिया में एक ही सब्जेक्ट पे मल्टीपल कानून भी होते हैं, हो जाता है ऐसे रिपीट कानून बन जाते हैं, तो आप दूसरे का रेफरेंस भी ले सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अलाउ किया हुआ है। डिक्शनरी, लीगल डिक्शनरी, उसका यूज कर सकते हैं, जैसे अपनी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है ना, वैसे लीगल डिक्शनरी अलग से भी आती है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट है यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन। फॉरेन डिसीजन तो फिर दूसरे देश का हो गया ना, तो कानून भी तो अलग होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लॉज दो कंट्रीज के काफी सिमिलर होते हैं, जैसे इंडिया का और यूके का कोई पर्टिकुलर एक्ट है जो बहुत सिमिलर है, जैसे कंपनीज एक्ट है सपोज, क्योंकि उन्होंने हमारा एक्ट बनाने में भी हेल्प की होगी पहले, तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मेट सिमिलर होगा। तो अगर इंडिया में कोई ऐसा केस आया है जिसके ऊपर पहले कोई बात हुई नहीं है, लेकिन यूके में ऐसा सिमिलर केस हो चुका है और यूके का कानून और हमारा कानून एक जैसा है, तो हम उनके जजेस के दिए हुए डिसीजंस को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करने के लिए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। जैसे एक्सटर्नल एड, ये 6 पॉइंट स्पेसिफिक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे अपना ये जो आंसर है वो कंप्लीट है। बोलो, कुछ क्लियर नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आया? कंप्लीट यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब इसकी लैंग्वेज आपको पढ़नी है तो पूरा आंसर आप रीड करके रख सकते हो, बहुत सिंपल आंसर है, कोई टेक्निकल बात नहीं है। अभी पढ़ना है तो अभी रीड कर लो। अब मैं आगे और टॉपिक इसमें नहीं ले रहा हूँ, फिर वो एफएम वाला पार्ट अपने को स्टार्ट करना है ना, तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही रखेंगे, इनफ है।